हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेट्स प्ले फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं और इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, हम इसको इतने अच्छे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, मैं एक ही वीडियो में सारा चैप्टर को कवर करूंगी, इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। मैं डेफिनेशंस को नहीं लिखूंगी, ओके। आप डेफिनेशंस बुक से कर लेना, बुक तो सबके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कोई भी बुक से आप डेफिनेशन पढ़ सकती हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके बजाय हम डेरिवेशंस को हम डिटेल वे में पढ़ेंगे और उसी में ही फोकस करेंगे, राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? वैसे तो नॉर्मली आपको डेफिनेशंस मिल जाएगा, बट नॉर्मली आप जब पढ़ोगे तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम लोग इलास्टिक मतलब हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, रबर, जो हम लोग उसको रबर का इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होता है, हम बस उसी को ही समझते हैं वो इलास्टिक है, एंड देन उसी का जो प्रॉपर्टी है वही इलास्टिक कहलाता है, राइट। बट यहाँ पर पूरा सिस्टम उल्टा है। यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है या फिर एक ऐसा टेंडेंसी है, जनरली एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी बाहर की एक्सटर्नल जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, उसको अपोज करता है, ठीक है। उसको अपोज करके कोशिश करता है कि उसके जो शेप है उसको मेंटेन करे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसका कुछ अंदर में फोर्स होगा, अगर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसका अंदर में कोई फोर्स जनरेट होगा और उसके शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि ये एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब क्या, अगर मान लो कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि रबर, अगर सबसे पूछा जाए कि कौन सा किसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तो हम लोग के मुंह से यही निकलेगा, इलास्टिक जो रबर होता है ना, नॉर्मल गार्डर टाइप जो हम लोग आम जबान में बोलते हैं, उसको बोलेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता तो उसमें जरा से फोर्स लगाने में वो एक्सपेंड नहीं करता, वो इजीली एक्सपेंड जो कर रहा है वो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग उसको हल्का सा फोर्स लगाते हैं रबर को, वो एक्सपेंड कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी कम है। तो किसका सबसे ज्यादा है, सॉलिड का। तो इससे ये समझ में, जो सॉलिड चीजें होती है उन लोगों का इलास्टिक प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे ही जनरली एक क्वेश्चन होता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है या फिर स्टील, ठीक है। तो आंसर होगा स्टील, याद रखना, ठीक है। क्योंकि स्टील जो है वो सॉलिड फॉर्म है और वो नॉर्मली दोनों को ही देखा जाए कौन इजीली इलास्टिक मतलब इजीली स्ट्रेच हो जाता है, तो रबर हो जाता है। जो इजीली स्ट्रेच हो जाता है उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी कम है, इसीलिए तो मतलब वो अपने बॉडी को शेप में रखने की टेंडेंसी बहुत कम है। यही है ना, इलास्टिक क्या है कि उसकी अपनी बॉडी को शेप में रखने की जो टेंडेंसी है वो कम है। यही वजह है कि रबर का इलास्टिसिटी कम होता है और स्टील का ज्यादा होता है। तो हम लोग जो इतने दिन से जानते थे वो गलत था, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक में आते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ओके। अब ये प्लास्टिसिटी क्या है, नॉर्मली ये भी एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, को रिगेन करने की कोई सलाहियत नहीं होती है नॉर्मली, ठीक है। उसको जैसे भी नॉर्मल कागज जो हुआ, उसको अगर हम लोग मोड़ देंगे तो वो फिर से वो अपना शेप रिगेन नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा वो, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक हो, ठीक है, तो उसको अगर हम उसका शेप को बिगाड़ देते हैं वो अपना शेप रिगेन नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब चीजें हो जाती हैं प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल। अब इसमें थर्ड टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, आगे बहुत बार यूज होगा, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़े, राइट। तो पहला मेरा टॉपिक था इलास्टिसिटी, डेफिनेशन देख लेना। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिसिटी, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, वो एग्जाम वाला स्ट्रेस, राइट।
तो वैसा ही टाइप का ही समझ लो। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए बहुत शॉर्ट होता है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम एस से डिनोट करें या फिर सिग्मा से। ठीक है, इसको लिखते हैं F बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया A। मान लो अगर यहाँ पे कोई हम सिलेंड्रिकल बॉडी लें और इसमें A फोर्स लगा रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, F बाई A क्या कहलाएगा, इसका स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मली स्ट्रेस का क्या हो जाता है, राइट। अब इसका यूनिट में आएंगे तो उसका फॉर्मूला से ही साफ जाहिर हो रहा है क्या हो सकता है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, राइट। अब यूनिट के बाद आता है डायमेंशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट है ये। डायमेंशन अगर देखें हम लोग, तो इसका डायमेंशन होता है m l माइनस 1 t माइनस 2। अब ये कैसे आया, इसको निकालना पहले फर्स्ट चैप्टर में सीख गए होगे, डायमेंशन का एक चैप्टर है उसमें डिटेल में सीखे होगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, s का फॉर्मूला क्या है, f बाई ए, राइट। f का फॉर्मूला क्या, एक f का डायमेंशन क्या होता है, m l t माइनस 2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक L इसका और इसका एक L कैंसिल होगा, तो नीचे में एक्स्ट्रा L बच जाएगा, वो जब ऊपर में जाएगा तो क्या बनाएगा, अच्छा ये ऐसे लिखते हैं थर्ड ब्रैकेट में, बचेगा ML माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये नीचे बचा था वो ऊपर जाकर -1 हो जाता है और यहाँ T माइनस 2। तो इस तरह से ये डायमेंशन स्ट्रेस का डायमेंशन निकाल लेंगे। फोर्स का ना हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि फोर्स से हम लोग बहुत सारा का डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं, तो फोर्स का थोड़ा सा रट लेना। ठीक है, स्ट्रेस का ये हुआ। स्ट्रेस का 3 पार्ट होता है, तो स्ट्रेस का टाइप 3 होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये सब है क्या, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब मान लो कि अगर ये बॉडी है और हम कुछ यहाँ लॉन्गिट्यूडनली यहाँ स्ट्रेस डाल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस किसको बोलेंगे, अगर ये सिलेंडर ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो और अगर हम मान लो कि यहाँ से कोई ऐसे ही यहाँ से फोर्स लगाए, स्ट्रेस लगाए, तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसे डिफॉर्म कर जाएगा, तो इस तरह से ये टेंजेंशियल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका टेंजेंट वाले पार्ट में लग रहा है। नॉर्मली बुक वगैरह जो होता है ना, बुक को देखना रख कर अगर ऐसे घसकाते हैं तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है। वॉल्यूम स्ट्रेस से तो साफ समझ में आता होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये पानी में जो स्ट्रेस लगता है या फिर उसके पूरे वॉल्यूम में स्ट्रेस जो लगता है, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, उम्मीद है कि इतना दूर तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोगों का 4th टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, अब स्ट्रेस लगाने से अब जो ये कुछ भी चेंजेस आता है, उसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, राइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रेस लगा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल में देखते हैं, इसमें अगर स्ट्रेस लगाने की वजह से अगर इसके लेंथ में कुछ भी, अगर ये लेंथ इंक्रीज कर गया या फिर डिक्रीज कर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुछ चेंजिंग आया उसके शेप में, तो उसी को ही जो चेंजेस आता है ना,
मान लो कि लेंथ का बढ़ जाना या लेंथ का कम हो जाना या फिर चौड़ाई बढ़ना या घटना एंड ऑल, तो उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंजेस को ही बोलेंगे स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब स्ट्रेन का भी क्या होता है, 3 टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप का स्ट्रेस लगा रहे हैं तो 3 टाइप का स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे, पहला जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, हम पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख लेना। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। होता क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जनरली हम लोग इसको लिखते हैं डेल से। ठीक है, और इसको लिखेंगे डेल्टा स्मॉल एल बाई एल। डेल्टा स्मॉल एल जो है वो चेंज इन लेंथ है और स्मॉल एल नीचे में जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन में हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एल। डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ, वो जो यहाँ पर शो हो रहा था ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वाला डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल। वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, राइट। तो ये हुआ मेरा स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमारे हुक साहब ने बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ के मुताबिक फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनके मुताबिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो मतलब ये तो आम बात है, अगर हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही यहाँ पे चेंजेस आएगा, कम फोर्स लगाएंगे कम चेंजेस आएगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा चेंजेस आएगा। तो यही इनका लॉ था। ठीक है, तो हम जनरली जानते हैं कोई भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेस को तो हम लोग सिग्मा से जाहिर करते हैं और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा और इसको लिखेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, और हम क्या बोले, प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, राइट। और यहाँ पर जो k होता है दैट्स कॉल्ड क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका भी 3 पार्ट है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग पहले सजाएं इसको तो ये क्या होगा, k का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी कि k इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी कुछ जो टाइप है उसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह से आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो समझ आएगा। K that is modulus of elasticity, इसका 3 पार्ट है। एक है यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा है बल्क मॉड्यूलस,
और तीसरा होता है शेयरिंग मॉड्यूलस, वो वाला शेयरिंग नहीं, शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है। यंग मॉड्यूलस जो होता है 4 लेंथ होता है, ठीक है। अभी कैसे क्या हो रहा है देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे के का वैल्यू हम क्या बताए थे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या था, अगर हम इसको लिखे, यंग्स मॉड्यूलस को जनरली हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। इसको अगर लिखे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताए थे, 4 लेंथ यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, विच इज डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। इसको हम अरेंज करके अगर लिखें तो ये एल जो है ये वाला वो ऊपर चले जाएगा और नीचे बचेगा ए एंड डेल्टा एल। और इसको अगर हम फर्दर करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ के जगह में हम लोग लिख सकते हैं एम जी इंटू एल। और अगर सिलेंड्रिकल शेप हुआ तो यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया, ठीक है। और अगर बल्क मॉड्यूलस का देखेंगे, बल्क मॉड्यूलस जनरली इस किस में होता है, हाइड्रोलिक चीज में होता है, मतलब वाटरी चीज में, ठीक है। तो और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, जैसे कि यहाँ पे बताए थे ना, क्या होगा ये, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स बाय एरिया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक का बात हो रहा है। हाइड्रोलिक में फोर्स बाय एरिया क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया हो जाता है प्रेशर, इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे P बाई डेल्टा V बाई V। और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म आता है, माइनस साइन आता है। क्यों माइनस आया, माइनस साइन ये बताता है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ बल्क मॉड्यूलस। अब आते हैं शेयरिंग में, शेयरिंग मॉड्यूलस। शेयरिंग मॉड्यूलस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जैसे कि बताए थे क्या था, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। स्ट्रेन, अच्छा शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, याद करो। शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बाई एल, राइट। इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ये एल ऊपर चले जाएगा और ये एरिया यहाँ और डेल्टा एक्स यहाँ, ठीक है। तो ये एफ के जगह में यहाँ पे जैसे mg लगाया था, यहाँ पे भी mg लगा सकते हैं। तो वो वैसा अगर न्यूमेरिकल में वैसा कुछ कंडीशन आया तो उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस के लिए। और ये है मेरा शेयरिंग मॉड्यूलस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना दूर तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। नहीं तो फिर आप उसको रिवाइंड भी कीजिए, मैं बहुत इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइजन्स रेशियो। असल में मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में। तो एक लड़की ने क्या आंसर किया था पता है, रेशियो ऑफ द पॉइजन्स इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, हम इसको समझा दे रहे हैं, बहुत इजी है। lateral strain by longitudinal strain। lateral strain by longitudinal strain,
ठीक है। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। फिर इसको हम लोग लैटरली अगर इसको कंसिडर करें तो दैट्स कॉल्ड रेडियली होगा, है ना। रेडियली को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई स्मॉल आर, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वे में देखें तो इसका लेंथ में चेंज आएगा विच इज डेल्टा एल बाई एल। इसको अरेंज फॉर्म में अगर हम लिखे तो ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा आर इंटू एल बाई डेल्टा एल मल्टीप्लाई विथ स्मॉल आर, ठीक है। एक और यहाँ पे न्यू टर्म आता है दैट्स कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कुछ नहीं है, ये नॉर्मली बस बता रहे हैं बल्क मॉड्यूलस का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। नॉर्मली इसको हम लोग के से ही डिनोट करते हैं, 1/b हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v बाई पी वी, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है नॉर्मली एक स्ट्रेच वायर में, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे मान लें, यहाँ पर हम एक रड ले रहे हैं जो कि यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल है। अभी जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम लोग कंसिडर करें कुछ ऐसे तो ये डेल्टा एल इसका लेंथ बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको लिखेंगे वर्क डन के बारे में तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मली क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डेल्टा एल विच इज रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम चीज यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले देखिए यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, y इक्वल्स टू हम लिखे थे एफ इंटू एल बाई ए डेल्टा एल, ठीक है। इसको अगर हम f का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, y a डेल्टा एल बाई एल, यानी कि फोर्स जो है, फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ये लेंथ भी चेंज होने की वजह से फोर्स भी चेंज हो रहा है। जब कोई ऐसा टर्म आ जाता है, कोई भी अगर वेरिएबल टर्म आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल टर्म लेकर उसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर होता क्या है, हम पहले स्मॉल चेंजेस को लेते हैं। कोई भी वेरिएबल आ जाएगा ना उसका स्मॉल चेंज लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पहले लेंगे हम स्मॉल चेंज 4x, फिर उससे भी स्मॉल चेंज लेंगे विच इज कॉल्ड डेल्टा x, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे dx। तो ये dx में क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद ये डेल्टा x का पूरा वैल्यू हमको मिलेगा। अभी कैसे करना हम बता रहे हैं। ये हम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल टर्म के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते, देखो हम जनरली क्या है, अगर और फोर्स लगाएंगे तो ये और बड़ा होगा, है ना। मतलब फोर्स भी बढ़ता जाएगा तो लेंथ भी बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाकर काम करेंगे। तो पहले अगर हम वर्क डन लेंगे फॉर स्मॉल चेंजेस, क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन, dw इज अ वर्क डन, ठीक है। अब अगर हमको पूरा यहाँ पर ये चाहिए, पूरा वर्क डन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको ऐसा टर्म लाना है जो x से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू क्या निकल कर आया था, यंग्स मॉड्यूलस
मल्टीप्लाई विथ एरिया डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब स्मॉल चेंजेस, यहाँ पर स्मॉल चेंजेस मेरा क्या है, एक्स है, ठीक है, और डिवाइडेड विथ फुल लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ एल था। अब यहाँ लगाएंगे हम इंटीग्रेशन, और हमको पूरा कितना टोटल लेंथ चेंज करना है, विच इज 0 टू डेल्टा एल, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन, तो ये वाला जो वर्क डन है वो W हो जाएगा, और यहाँ ये जो टर्म है y, a एंड l, ये कांस्टेंट टर्म है जो कि बाहर आ जाएगा। और जैसे कि इंटीग्रेशन जो है तुम लोगों का क्लास 12 में है, तो उसका बस एक शॉर्ट ये बता देते हैं कि ये कैसे होगा। जनरली यहाँ पर अगर कोई टर्म होता है ना, उसका पावर चढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर x टर्म है, उसका पावर चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहले 1 था, एक ऐड होके यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, और वही वाला जो है वो डिवाइड में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का भी रूल होता है ना, पावर वाला जो है ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई में आता है, एक डिक्रीज हो जाता है, वैसे इंटीग्रेशन का अपोजिट रूल है। मतलब एक पावर ऐड करेंगे और जो टर्म आएगा, जो नंबर आएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ जो लिमिट है, यहाँ लिमिट पुट कर देंगे 0 टू डेल्टा एल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, वेट। अब इसमें जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और हम इसको अगर एक चीज कर सकते हैं, ये एल एल मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर्म में लिखना है, दैट्स वाई हम इसको ऐसा बनाने के लिए एल स्मॉल एल मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 हम यहाँ ले आएंगे, वाई ए यहाँ है, और ये वाला एल भी यहाँ पे लिख देंगे, और ये एल मिलके क्या बनाएगा, एल स्क्वायर, विच इज, उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे। ये एल जो एल स्क्वायर बना रहा है उसको हम लोग अंदर लिख देंगे इस तरह से, जो क्या कहलाएगा बताएं, जो हम लोगों क्या स्ट्रेन होगा। और ए एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एल को हम लोग जनरली लिखते हैं वॉल्यूम। यहाँ पर ए एल जो है वो क्या बोले, वो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वॉल्यूम बाई 2, डेल्टा एल बाई एल को क्या हम बोले थे, स्ट्रेन स्क्वायर। स्ट्रेन को हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को हम लोग ऐसे डिनोट करके लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिखेंगे, यंग्स मॉड्यूलस के साथ लिखेंगे, और एक को वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और साथ में बाई 2 आ रहा था, कहाँ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो टर्म आया है, हम लोग हुक्स लॉ में क्या पढ़े थे, हुक्स लॉ में ये पढ़ा था ना, वाई यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस के जगह में y इंटू स्ट्रेन, यहां पर भी सेम करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस, यहां पर y और स्ट्रेन। अच्छा, इसको हम लोग डिनोट फॉर्म में लिखें तो एप्सा, और ये है सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये सिग्मा, क्लियर हुआ, एप्सा, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन, सिग्मा एंड ये वॉल्यूम बाई 2, कॉल्ड वर्क डन। और वर्क डन ही जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्क डन जो होता है वही एनर्जी होता है जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट किए हैं। और कभी कभी क्या होता है, बोलता है ना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उस केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ये वाला यहाँ जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट कर देंगे, और वो बन जाएगा सिग्मा एप्सा बाई 2। ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन बहुत बार एग्जाम्स में
पूछता है इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप लोग कर देना। तो क्लियर, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर इसका न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस चाहिए अगर आप चाहते हैं, तो हम फर्दर इसके न्यूमेरिकल में वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, कहीं भी अगर कोई पॉइंट में समझ नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट कर देना, तो मैं वहां बता दूंगी। ठीक है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले। थैंक यू।